नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 3 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ रात वाले शो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, भारत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं और साथ ही पूरी दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं और भारत में राजनीति में क्या हुआ है, इन तमाम खबरों के बारे में आज आपको एक ही वीडियो में पता चलेगा। हमने एक प्लेलिस्ट की शुरुआत भी की जिसके बारे में आपको बताया था कि रात का जो शो होगा वो मिडिल ईस्ट के साथ साथ भारत की राजनीति और पूरी दुनिया की खबरों का एक समावेश होगा। यानी इस वीडियो को आप देख लें, इसके बाद आपको किसी और चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कोई मेहनत करके वीडियो बनाता है तो आप उसको जरूर जाके देखें, क्योंकि सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। किसी को भी आप मना छोड़े, जिसको भी आप देखते हैं जो मेहनत करता है, हर उस आदमी को आप जाके प्यार दें। खैर, अब इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। बहुत सारे लोग इजराइल के पक्ष में करते हैं, बहुत सारे लोग फिलिस्तीन के पक्ष में करते हैं। आप किसके पक्ष में करेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहले जो खबर निकल के सामने आई है, ये खबर मिडिल ईस्ट की है। दरअसल वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल कब्जा करने के लिए अपनी सेना को लगा चुका है। लगातार वहां पे घरों को डिमोलिश किया जा रहा, लगातार घरों को गिराया जा रहा और हाल फिलहाल में अपडेट निकल के सामने आई है इस समय कि गजा को छोड़ के इसमें वेस्ट बैंक में भी फोकस करने का काम नेतन्याहू कर रहा। कल लगभग 27 किलोमीटर के इलाके को खाली करने का आदेश दिया था, घरों को डिमोलिश करने का आदेश दिया था और जो लोग वहां पे रोकने के लिए गए, जो फिलिस्तीनी वहां पे खड़े हो गए कि नहीं हम घरों को नहीं गिरने देंगे, हम नहीं कुछ होने देंगे, उन सबको गिरफ्तार किया गया। कल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा। अब इसी मामले पे पहली बार यूएई ने यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने पहली बार रेड लाइन घोषित कर दी और कहा कि अगर वेस्ट बैंक पे कब्जा करने का प्लान इजराइल बनाता है तो ऐसे हाल में हम इसको रेड लाइन मानेंगे और जैसे ही हमला करेगा वेस्ट बैंक पे, अब हम हर उस समझौते से बाहर हो जाएंगे जिस समझौते के तहत हम इजराइल के साथ अब्राहम अकार्ड में जुड़े हुए थे। आपको याद होगा अब्राहम अकार्ड एक समझौता हुआ है और इस समझौते का सिंपल मतलब यह है कि जो लोग भी आदम को मानते हैं, जो लोग भी अपने आप को मानते हैं कि हम आदम और हव्वा की संतान हैं, उन तमाम लोगों में आपस में कभी लड़ाई नहीं होगी। ये बात फाइनल कर दी गई थी। अब इस समझौते में इजराइल भी शामिल हो गया, यूएई भी शामिल हो गया, सीरिया शामिल होने वाला था लेकिन सीरिया ने मना कर दिया, कहा कि हम नहीं होंगे क्योंकि सीरिया के ऊपर इजराइल के हमले तेज हैं। अब इसी मामले में नई अपडेट आई है कि यूएई ने भी कह दिया कि अगर वेस्ट बैंक को कब्जा करने का प्लान इजराइल बनाता है तो हम भी अब्राहम अकार्ड से बाहर हो जाएंगे और किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट या फिर कोई भी मदद इजराइल के पक्ष में हम नहीं करेंगे। तो ये बड़ा झटका लगा है इजराइल को और साथ ही एक दूसरा बड़ा झटका यमन की तरफ से लगा है। दरअसल यमन ने बड़ा ऐलान किया है। यमन ने आज मिसाइलों का जखीरा छोड़ दिया था, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब इसमें इजराइल ने कहा था कि हमने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। अब जब इजराइल ने कह दिया कि हमने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया तो सबको लगा कि भाई यमन तो हार गया। लेकिन आज यमन ने अपनी सबा टीवी से एक न्यूज़ प्रकाशित करवाई और इस न्यूज़ को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप फंसेंगे। दरअसल इस न्यूज़ के हिसाब से यमन का कहना है कि भाई साहब ऐसा है, ये 2-4 मिसाइलें जो हमने मारी और तुमने इंटरसेप्ट करने का दावा कर लिया, ये मत सोचो कि ये हम मार रहे हैं, ये तो एक आगाज़ है। जैसे अपने देश में जंग शुरू करने से पहले ढोले नगाड़े बजाए जाते थे, उसी हिसाब से ये महज एक आगाज है, इसको सीरियसली मत लेना। असली हमला तो अभी बाकी है, उसका इंतजार करो। यानी यमन ने साफ तौर पे कहा है कि अभी जो तुम इंटरसेप्ट कर रहे हो, आने वाले टाइम में हम तुम पे इतने डीप हमले करेंगे कि तुम इंटरसेप्ट नहीं कर पाओगे। अब इसी को लेके इजराइल के अंदर खलबली मची हुई है। इजराइल अंदर ही अंदर हिल रहा। सुबह भी मैंने बताया था कि नेतन्याहू की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा। फिर खबर निकल के सामने आ रही कि उन्होंने अपने तमाम डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का भी आदेश दिया है, क्योंकि यमन की मिसाइलों का जो काट है वो अभी तक इजराइल के पास नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही है नेतन्याहू के पास से। नेतन्याहू इस समय बहुत बुरी तरीके से अकेला पड़ चुका है। नेतन्याहू इस कदर अकेला पड़ चुका है कि उसके और आर्मी चीफ के बीच कभी भी लड़ाई होने के साथ साथ एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों खड़े भी हो सकते हैं और शुरुआत हो भी चुकी है। आर्मी चीफ का कहना है कि कंप्लीटली सीज फायर ना सही, कम से कम पार्शियली सीज फायर तो कर लो यार, अपने लोगों को छुड़ा तो लो। नेतन्याहू की जिद है कि नहीं,
हम गजा को बर्बाद ही करेंगे, हम गजा को नेज़ नाबूद कर देंगे। अब इसी को लेके आर्मी चीफ ने कहा है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। और जब आर्मी चीफ ये बात बोल दे कि मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा तो मैटर फिर सीरियस हो जाता है। अलग अलग न्यूज़ चैनलों पे ये मामला चल रहा है कि अब आर्मी चीफ और नेतन्याहू के बीच इस समय जो हालात थे वो बड़े गड़बड़ है। इसी बात को लेके अब पूरी दुनिया अलग अलग कयास लगा रही है कि क्या सेना लेके आर्मी चीफ सत्ता पलट कर देंगे, क्या सेना वहाँ पे बगावत कर देगी और नेतन्याहू को निपटा ही दिया जाएगा, क्या सेना खुद जंग लड़ने से इनकार कर देगी और गजा में सीज फायर हो जाएगा। बेले तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं, चूँकि जिस हिसाब से एयाल जमीर यानी जो इजरायली आर्मी चीफ है और नेतन्याहू के बीच जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं तलखिया मिजाज चल रहा, होने को कुछ भी हो सकता है। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर गजा से निकल के सामने आ रही है। गजा में आज स्कूल के ऊपर बमबारी हो गई। स्कूल मतलब कैसे? बहुत सारे अभी अंधभक्त आएंगे, सवाल पूछेंगे अरे स्कूल पे कैसे? गजा में लड़ाई चल रही है, स्कूल कहाँ खुला है? तो मेरे भाई स्कूल नहीं खुला था, लेकिन चूंकि स्कूल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, बड़े बड़े कमरे होते हैं, तो इस स्कूल को शेल्टर होम बनाया गया था। यानी जब इजराइल हमला करे तो कम से कम इन घरों में, इन स्कूलों में छुपा जा सके, रात में खुले में ना सोना पड़े, बरसात में खुले में भीगना ना पड़े। इस वजह से इन स्कूलों में लोग पनाह लेते थे। लेकिन आज कम से कम 2-3 स्कूलों पे बमबारी करके उनको भी डिमोलिश कर दिया। और इसी के बाद अब धीरे धीरे जो गजा के अंदर खड़ी बिल्डिंगें हैं उनकी तादाद 1 या 2 बची है। गजा में कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो पूरी तरीके से खड़ी हो। किसी का कुछ टूटा है, किसी पे कहीं मिसाइलें गिरी हैं तो कहीं कुछ और हो गया है। खैर अगली खबर का रुख करते हैं। अब एक और खबर आपको देता हूं। इस खबर को जब आप सुनेंगे, सुनने के बाद आप ताजुब में पड़ जाएंगे। और इस खबर को आपको समझने के लिए आज या तो आप मेरा सुबह का वीडियो देखिए, नहीं तो आपके सुलभ संज्ञान के लिए एक और सुबह की खबर को रिपीट कर देता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन ने कहा है कि जिस हिसाब से इजराइल गाजा में जेनोसाइड कर रहा, मैं 23 तारीख को एक मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे हम फाइनल करेंगे कि कैसे भी करके गजा की जंग को रोका जाए। ये सुबह की खबर थी जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अब खबर निकल के सामने आ रही है उसी फ्रांस से कि फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन ने कहा है अपने अस्पताल में कि जितने भी अस्पताल हैं वो तैयारी कर लें और जंग के लिए तैयारी कर लें। साथ ही सेना से कहा कि जल्द से जल्द जितनी भर्ती हो सके उतनी भर्ती करा लो। साथ ही ये भी कहा कि जंग के लिए तमाम नागरिक तैयार रहें और अपने हिसाब से खाने पीने की तैयारी भी कर लें। अब ये बात बहुत अचानक से आई है। फ्रांस की न किसी से लड़ाई है, न किसी से कोई दुश्मनी है, न फ्रांस कहीं जंग के माहौल में है, तो फिर फ्रांस ने ऐसी बात क्यों बोली? फ्रांस ने किसी दूसरे देश के मामले में अगर इंटरफेयर किया तो वो गजा और इजराइल के बीच में किया। तो क्या गजा और इजराइल के बीच में अब फ्रांस को भी लग रहा है कि इजराइल कुछ एक्शन लेगा, या फिर खुद फ्रांस कोई बड़ा एक्शन लेने की कोशिश कर रहा? ये खबर अपने आप में बड़ी अहम है, क्योंकि जो लोग भी जियोपॉलिटिक्स समझते हैं उनको पता है कि इस हिसाब से अस्पतालों में तैयारी करवा लेना, इस हिसाब से अपनी आर्मी को रेडी करना और साथ ही ये कहना कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, फ्रांस है। कोई ये पूजिए जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो लगातार सिर्फ धमकियां देते हैं, वैसा नहीं है वो। अगर उसने कहा है तो उस बात में कोई गंभीरता छुपी होगी। ये जो जॉर्डन वगैरह बोलते हैं इनकी बात में सच्चाई नहीं होती, लेकिन अगर फ्रांस ने बोला है तो मतलब कुछ मामला बड़ा है। अब ये इजराइल के साथ है या फिर किसी और के साथ, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर कुछ और खबरें आपको बताता हूं। एक खबर निकल के सामने आ रही है कानपुर से, और आपने सुना होगा कि नेता चोर होते हैं। आपने सुना था ना, नेता चोर होते हैं। आज आपको एक कहानी बताता हूं। कानपुर के थाने में एक सब्जी वाला पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने कहा कि साहब, भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने मेरी सब्जियां लूट ली और लूटने के बाद मेरे बटुए में जितना पैसा था उनको भी लूट लिया। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद बड़े ताजुब में पड़ गए कि भाई साहब ऐसा कैसे, एक भाजपा का नेता सब्जियां लूटेगा? उन्होंने कहा कि बेटा तू इत्मीनान से बता कि हुआ क्या। तब इस सब्जी वाले ने बताया कि ऐसा था कि कानपुर में जो मोदी जी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी हुई है, उसी को लेकर कांग्रेस और भाजपा वाले आमने सामने आ गए। आमने सामने आने के बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई में लोगों ने क्या किया कि इस दुकान वाले से, खासकर जो भाजपा पक्ष वाले थे, उन्होंने सब्जियां उठा के मारनी शुरू कर दी। अब ये बात जब पुलिस वाले ने सुनी तो पुलिस वाले ने कहा कि यार देखो, लड़ाई हो रही थी, जिसके हाथ जो है उसने उठा के मारा, इसमें सब्जियां लूटने की बात कहाँ आई? क्यों फालतू भाजपा को बदनाम कर रहे हो? अब इस पे सब्जी वाले ने कहा कि नहीं साहब, यहाँ तक तो ठीक था, दिक्कत यहाँ से हो गई कि इन्होंने मारते मारते जब मेरा बटुआ देखा और उसमें पैसे देखे, तब एक भाजपा के नेता ने उस पैसे को उठा लिया
और उठाने के बाद वहां से जाने लगा। मैंने मना किया, कहा कि साहब पैसे तो ना लेके जाओ, तब उसने मेरी पिटाई कर दी और साथ ही वहां पे गोभी के जो फूल रखे थे उसको भी लेके भाग गया। यानी लड़ाई में ये लोग जो फेंक रहे थे वो तो फेंक ही रहे थे, भाजपा के नेताजी ने वहां से पैसे और सब्जी चुरा लिए। आज इनकी हालत आप देखिए क्या है, ये जहां जाते हैं चोरी करते हैं। खैर, अब आपको कुछ और बड़ी अपडेट देता हूं। आज चाइना की एक अपडेट आई है। चाइना में आज ऐसे हथियार का प्रदर्शन हुआ है जिसको देखने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने और समझने की जरूरत है। और अमेरिका ने जब इस चीज को देखा तो अमेरिका की तो आंखें फटी की फटी रह गई। चाइना ने आज अपना लेजर डिफेंस सिस्टम दिखाया है। LY-1 ये 8 व्हीकल वाहन पे था, यानी 8 पहिए वाली एक गाड़ी पे इस लेजर सिस्टम को लगा के जब प्रदर्शित किया गया और इसकी जब काबिलियत बताई गई, तब पता चला कि कोई भी फाइटर जेट हो, रडार में पकड़ में आए ना आए बात की बात है, एक बार इस लेजर सिस्टम को उस पर लॉक कर दिया जाए तो चंद सेकंडों में ही ये 2 काम करेगा। पहला, उसके पायलट को इस कदर चौंधिया देगा कि उसका पायलट कुछ देख ही नहीं पाएगा, और जब पायलट देख ही नहीं पाएगा तो वैसे भी विमान क्रैश हो गया। और दूसरा, अगर सटीक फोकस हो गया तो ये तमाम चीजों को गला देगा, मतलब हवा में ही वो जहाज पिघल जाएगा। तो ये LY-1 जो डिफेंस सिस्टम है, इसको चाइना ने छुपा के रखा था, लेकिन एक ऐसा खतरनाक डिफेंस सिस्टम है कि नीचे से बस सप्लाई दो, लेजर छोड़ना ये चालू कर देगा और किसी भी फाइटर जेट को ये सेकंडों में गिरा देगा। तो ये खतरनाक है, भारत के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि भारत के साथ चाइना के जो ताल्लुकात हैं बड़े सही नहीं है। इस चीज पे अब भारत को भी काम करना पड़ेगा। इधर रशिया से भी एक अजीब अपडेट आई। रशिया में इस समय पहुंच गए हैं, रशिया से मिलने के लिए, खासकर पहुंचे तो नहीं है, लेकिन रशिया के जो पुतिन साहब हैं उनसे मिल रहे हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने मिलने के बाद रशिया से कहा कि भाई ऐसा है, आपके भारत के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, हमें पता है, हम उसका सम्मान करते हैं, हमसे भी वैसे ही ताल्लुकात बना लो। तब इस पे पाकिस्तान की तरफ से जब ये बात बोली गई, पुतिन साहब ने बस एक बात स्माइल की और कहा कि ठीक है, और चले गए। लेकिन इस ठीक है का मतलब आप नहीं समझ पाए। रशिया ने पाकिस्तान से भी दोस्ती करने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं कि रशिया ने नहीं की थी। रशिया ने पाकिस्तान को भी ऑफर दिया था कि भाई तुम तेल खरीदो हमसे सस्ते दाम पे, लेकिन जब अमेरिका ने लाल आंख इनको दिखा दी तब पाकिस्तान ने कहा कि नहीं भाई हम नहीं खरीद पाएंगे, अब्बू नाराज हो जाएंगे। अब क्या हुआ, इनको भी पता चल गया कि भाई अमेरिका के चंगुल में फंसने का मतलब इजराइल वाली हाल, यूक्रेन वाली हाल। तब इनको लगा कि भाई चलो रशिया से दोस्ती कर लो, लेकिन रशिया की मुसीबत में जब तुम खड़े नहीं हुए तो रशिया तुमसे दोस्ती क्यों करेगा। इसी वजह से पुतिन साहब वहां से मुस्कुरा के चले गए, और पाकिस्तान जैसे देशों से रशिया को कोई काम भी नहीं पड़ता। भाई हमारे पास उनका काम है, चूंकि हमारी आवाम बड़ी है, हमारी तादाद ज़्यादा है, हम बताए तो कि हम एक एक चीज़ भी ले लेंगे तो वो 150 करोड़ के आसपास हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के पास ये भी पावर नहीं है। इस वजह से आज बड़ी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। खैर, कुछ और खबरें आपको बताता हूँ। भारत ने सेमीकंडक्टर के फील्ड में भी अपना लोहा गाड़ दिया। चाइना सेमीकंडक्टर बनाता था, इधर अमेरिका से भी इंपोर्ट करना पड़ता था हमें, लेकिन अब भारत ने अपना सेमीकंडक्टर बना के पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मार दिया और कहा कि हम भी बना सकते हैं भाई, हमारे पास भी ताकत। दरअसल विक्रम नाम से इस सेमीकंडक्टर को बनाया गया। अभी तक ज़्यादा इसकी कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन जब इसमें संशोधन किया जाएगा तो धन्य है वो साइंसदान जिन्होंने ऐसा काम किया। आज पूरी दुनिया में हमारा भी लोहा माना जा रहा है, और जब तक हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे नहीं जाएंगे पूरी दुनिया हमारा लोहा नहीं मान सकती, हम कितने भी हथियार रख लें। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे हैं तो एनी हाउ पूरी दुनिया को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। खैर, हमारे देश में एक नया कानून भी पास हुआ, इसके बारे में भी आप जान लें। जितने भी लोग 2024 तक पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, साथ ही बांग्लादेश से नॉन मुस्लिम, यानी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, जाहिर सी बात है ये तीनों मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं होंगे। अब ये जो लोग हैं ये जब भारत आ गए हैं और 2024 तक अगर ये रह रहे हैं तो पहले नियम था इनके पास अगर पासपोर्ट होगा, इनके पास वीज़ा होगा, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा तो हम इनको भारत की नागरिकता दे देंगे। साथ ही अगर ये बताएंगे कि हमको भाई हमारे देश में खतरा है, हम वहाँ से भाग के आ रहे हैं तो हम यहाँ रहना चाहेंगे, और भारत सरकार इनको मान्यता दे देगी। लेकिन अब इसमें भी संशोधन कर दिया गया। अब बस इन तीनों देश के ये लोग अपने मुंह से कह दें कि भाई हम इन तीनों देश के हैं, और साथ ही ये भी कह दें कि इन तीनों देश में हमको खतरा है, तो भारत सरकार इन तमाम लाखों करोड़ों लोगों को हमारे ऊपर लाके बैठा देगी। अब ये कैसे रहेंगे, इनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? क्या ये जो 5 किलो राशन सरकार बांटती है उसी 5 किलो में से इनको भी दिया जाएगा, या फिर कोई अलग सी खास व्यवस्थाएं चलाई जाएंगी? ये तमाम चीजें अब सवाल पैदा करने लगी हैं।
क्योंकि आने वालों की तादाद 2-4-10 हज़ार नहीं होगी, लाखों में होगी। और लाखों के लाखों लोग अचानक से अगर किसी देश में आके रहने लगे तो उनके रहने खाने की व्यवस्था कौन देखेगा। बहरहाल सरकार का कदम है। अब इस कदम से हमें क्या फायदा है वो तो हमें नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ सरकार ने किया है तो भाई कुछ सोच के ही किया होगा, भाई क्या बोला जाए। खैर, एक खबर इंदौर से आ रही है और इस खबर को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहली खबर को आप रिलेट करके समझ सकें। इंदौर के एक हॉस्पिटल में चूहों का ऐसा आतंक हुआ कि 2 नवजात बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो पैदा हुए थे, उनको चूहों ने कुतर दिया और उनकी मौत हो गई। तो एक देश जहां पे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ऐसा है, जहां पे चूहों के कुतरने से बच्चों की मौत होती हो, वहां पे जब बाहरी लोग आएंगे तो उनके रहने खाने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ पे कैसे सरवाइव करेंगे। अच्छा, जो लोग आ ही गए हैं उनको जब भारत की नागरिकता मिल जाएगी तो कहाँ की नागरिकता मिलेगी, उनको क्या सरकारी जमीन पे बसाया जाएगा या फिर किसी और की जमीन पे इनको रखा जाएगा। ये तमाम सवाल भी चिंताजनक है, क्योंकि अगर हमारे देश की हालात एकदम ठीक होते, अगर अस्पताल मेंटेन होते, स्कूल मेंटेन होते, बाढ़ की आपदा हमारे देश में ना आती, पानियों को मैनेज करने का हमारे पास सिस्टम होता, हर अमीर आदमी के पास इतना फंड होता है कि वो गरीबों को दान कर सके, गरीबी होती ही ना, तब तो आप चाहे जिसको बसाइए। लेकिन फिर वही सवाल है। खैर, तो वही के लिए बस इतना ही। बाकी ये रात की खबरें आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक नई शुरुआत है। गाजा से अलग हटके भारत की भी खबरें आपके सामने रखी जाए, क्योंकि 2 वीडियो गाजा के ही आते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।